वेलकम बैक मेरे दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और एकदम झमाझम होंगे। और जो हमारा सीरीज चल रहा है उस पर आप लोगों का ध्यान ज़रूर होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा सीरीज चल रहा है किस चीज़ का, टेंस का, और जिसमें हम लोगों ने 3 हिस्सा पढ़ रखा है और अब ये चौथा हिस्सा यानी पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 4 में अभी पहले में हमने 3 हिस्से पढ़े, उसमें पहले टेंस के बारे में जाना, फिर टेंस के कितने हिस्से होते हैं उसके बारे में जाना, फिर दूसरे पार्ट में हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं उसके बारे में जाना, फिर उसी पार्ट में हमने ये जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिस्से कितने यानी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस पढ़े। उसका फिर तीसरे वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। आज के वीडियो में हम नई चीज़ लेकर आए हैं और नई चीज़ वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं हम अच्छे से जान चुके हैं। आज हम नए वीडियो लेकर आए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए तो हम पढ़ेंगे आज नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए तो नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, नेगेटिव का मतलब होता है न होना। नेगेटिव का मतलब होता है यानी किसी काम के बारे में ये खबर मिले कि ये काम नहीं हुआ, किसी काम के न होने के बारे में या किसी काम के न करने के बारे में पता चले, उसे ही क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। उसे ही क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो इस बात को याद रखिएगा कि जिस जुमले से किसी काम के न करने या न होने का पता चले, हमने क्या पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिस जुमला से किसी काम के न करने या न होने का पता चले, जिस जुमला से किसी काम के न करने या न होने का पता चले उसे ही क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन हम किसका नेगेटिव पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका नेगेटिव पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए, नेगेटिव का मतलब होता है किसी काम का ना होना। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिस जुमला से किसी काम के न होने का पता चले। लेकिन जिस जुमला के आखिर में ताहू तेहू लगा रहे, ताहू तीहू लगा रहे और उसके बाद उस जुमले से किसी काम के न करने या न होने का पता चले उसे ही क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। उसे ही क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो इस बात को याद रखिएगा कि जी हाँ, तो इस बात को याद रखिएगा कि जिस जुमला से यानी जिस वाक्य से, जिस सेंटेंस से किसी काम के ना करने, किसी काम के न करने या ना होने का पता चले उसे ही क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। यानी जैसे उसने नहीं खाया, उसने ये काम नहीं किया, वो वहाँ नहीं गया, वो ये काम नहीं करता, ये इन सब जुमलों से क्या पता चल रहा कि कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब हम कौन से टेंस का नेगेटिव पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पढ़ना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव होने का मतलब ये होता है
कि उस जुमला के आखिर में ता हूँ ते हूँ लगा रहे, तभी हम बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। पहले हमने क्या बताया, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, लेकिन हम किसका नेगेटिव पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें ये बात याद रखनी है कि जिस जुमला के आखिर में ता हूँ ते हूँ लगा रहे, तभी हम बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जब उस जुमले से किसी काम के न करने या न होने का पता चले। ठीक है, जैसे देखिए एक जुमला क्या है, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो पहले हमको सबसे पहले इस जुमला को देखना कि जुमला कैसा, ये सेंटेंस कैसा, ये वाक्य कैसा। पहले क्या देखेंगे कि ये सेंटेंस कैसा, ये वाक्य कैसा। ठीक है, तो सेंटेंस कैसा दिख रहा है, मैं खाना नहीं खाता हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ता हूँ दिख गया। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब ता हूँ दिख गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद देखना है कि ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव आप लोग पढ़ चुके हैं। अब नेगेटिव है या अफर्मेटिव है, अभी ये जानेंगे। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्या पता चला, नहीं खाने के बारे में पता चला। क्या नहीं पता चला, नहीं खाने के बारे में पता चला। तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। किसका नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये बात हमें अब समझ आ गई कि कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो उस जुमला के आखिर में ता हूँ ते हूँ तो लगा रहे और उसके बाद नहीं भी उसमें शामिल हो, यानी किसी काम के न करने या न होने का पता चले, तभी हम बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए, जब हम इसको हिंदी में पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश में पहचानने के लिए, इंग्लिश में जानने के लिए इसका रूल होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, इसका रूल होता है, यानी एक कायदा होता है जिसके जरिए से हम इसको पहचान सकते हैं इंग्लिश में कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। तो सबसे पहले इसका रूल क्या होता है, देखिए। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी ये है असल में ये मैन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। ठीक है, प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, तो दोस्तों इस बात को अब हम, ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये तीनों के वीडियो हम अलग से बना रखे हैं। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पहले जा करके उन तीनों वीडियो को देखिए, तब आपको ये वाला वीडियो समझ आएगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। वर्ब 1 भी हमने आपको उस वीडियो में समझा रखा है कि वर्ब 1 क्या होता है और वर्ब 1 से वर्ब 5 कैसे बनाते हैं, ये सब हमने बता रखा है। तो पहले जाए और पहले सब्सक्राइब करें। अगर जो आप इस चैनल में नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और पहले जा करके उन तीनों वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाले को। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाले को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, इस जुमले के हिसाब से देखिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाले को। इस जुमले में काम करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, काम करने वाला कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है, तो काम करने वाला मैं हूँ, काम करने वाला मैं हूँ। तो यानी सबसे पहले हमको रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस जुमले में काम करने वाला मैं हूँ, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। चलिए, हमने आई लगा दिया, यानी सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, डू या डज। सब्जेक्ट के बाद क्या इस्तेमाल होगा, डू या डज। इस बात को आप अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी होगी कि कहाँ पर डू इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर डज इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर डू इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर डज इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, हमने आपको बता रखा है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है, ये आपको बता रखा हूँ। ये जो डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी इन तीनों के हिसाब से ये डू या डज का इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब 1 या वर्ब 5 का इस्तेमाल करते थे, किसके अकॉर्डिंग, किसके हिसाब से, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और
थर्ड पर्सन के हिसाब से। उसी तरीके से इसमें भी हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। तो एकदम इजी वे में आप इस बात को याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर भी और प्लूरल भी, इसी तरीके से सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी और प्लूरल भी, और थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, क्या हो, थर्ड पर्सन का प्लूरल हो। और ये तीनों मैं बता रखा हूँ कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं और सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले जा और उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन तीनों की बात मैं बता रहा था। तो इस बात को याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब थर्ड पर्सन में एक से ज्यादा हो, थर्ड पर्सन में एक से ज्यादा हो। तो इन सब के साथ इस तीनों के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन तीनों के साथ अगरचे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, अगरचे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इन तीनों के साथ हमेशा हम डू का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा किस चीज का, हेल्पिंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो तब, जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो तब। तो इस बात को याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो तो इस सब के साथ हमेशा हम किस चीज का यूज करते हैं, डू का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं इसे मिटा दूंगा क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, ठीक है। तो चलिए, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। अब डज का इस्तेमाल क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल करने तो हम सीख गए, अब हम डज का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। तो जो भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इनके साथ, इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर जो वो अकेला है तो उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डज का। किसका? डज का। तो आप ये इस बात को याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, थर्ड सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इस सब के साथ हमेशा डू का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जो भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे। या फिर सिंपल तरीके से आप बस इसको फर्क, इसमें फर्क समझ लीजिए कि डज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, बस इसका आपने अलग से निकालना सीख गया तो आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी कि डू का इस्तेमाल क्या करेंगे और डज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आप सीख गए कि डू या डज का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट यहाँ पे देखा, काम करने वाला मैं हूँ, काम करने वाला मैं हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया मैं, आई। सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब सब्जेक्ट के बाद देखिए रूल क्या कहता है, डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। तो डू या डज का इस्तेमाल हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, किसके हिसाब से, तो सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट, काम करने वाला जिस तरीके का होगा उस तरीके से हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे काम करने वाला मैं हूँ, तो मैं कौन सा पर्सन, याद है ना। और अगर से नहीं याद है तो पहले जाइए और उस वीडियो को देखिए फिर से दोबारा, तब आपको समझ आएगा कि काम करने वाला मैं हूँ, क्यों हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट काम करने वाला मैं हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। और अभी मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, डू। क्या इस्तेमाल करेंगे, आई डू। अब डू या डज का इस्तेमाल कर दिए। रूल क्या कहता है, डू या डज के बाद अगर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, अगर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम डू या डज के बाद फौरन क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, ठीक है। तो आई डू नॉट यूज कर दिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा, उसका डू या डज लगा, उसके बाद क्या लगाएं, नोट। अब नोट के बाद हम क्या यूज करेंगे, वर्ब वन। नोट के बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब वन। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, काम। वर्ब किसे कहते हैं,
काम को कहते हैं। अगर चाहे आपने नहीं देखा ना वीडियो तो पहले जाइए और देखिए, आपको बहुत फायदा होगा उस वीडियो से। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पे नोट लगा दिए, नोट के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, काम क्या है, तो यहाँ पे खाना। देखिए खाना दो तरीके का होगा, इस चीज को आप इसमें डिफरेंस समझे, इसमें फर्क क्या है खाने में। एक होता है ईट, ईट का मतलब ये होता है खाना, ईट का मतलब ये होता है खाना, और इसी तरीके से होता है फूड, फूड फूड मतलब ये होता है खाना। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का माना, दोनों की मीनिंग सेम है, खाना खाना, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन इस ईट से क्या मतलब है और इस फूड से क्या मतलब है, इसमें फर्क समझे। दोनों का मतलब तो फूड मतलब खाना होता है और ईट मतलब भी खाना, लेकिन दोनों में फर्क है। वो दोनों में फर्क यह है कि जब हम हाथ से खाते हैं, जब भी हम हाथ से खाते हैं यानी मुंह में जाता है, जो भी खाना मुंह में जाता है उसे क्या कहते हैं, ईट। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट। तो जो भी हम हाथ से खाते हैं उसे क्या कहते हैं, ईट। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन वहीं जब हम कोई बर्तन में रखा हुआ होता है खाना, बर्तन में जो रखा हुआ होता है खाना जिसको हम निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, फूड। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, फूड। तो इसको इसमें फर्क आप याद रखिएगा, इस जुमले में आप फर्क याद रखिएगा कि ईट और फूड में फर्क क्या है, ईट और फूड में फर्क क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वर्ब आता है, क्या आता है, वर्ब। यहाँ पे वर्ब क्या आता है, तो वर्ब ये ईट जो है ना, ईट हाथ से खाना, ये एक काम है, हाथ से खाना ये वर्ब है, हाथ से खाना ये वर्ब है, काम है। और बर्तन में जो रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट यानी नाउन की तरफ है, नाउन है, वो क्या है, नाउन है। तो हम नाउन के लिए भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे और जल्दी ही आपके इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहले वर्ब को देखिए, वर्ब यहाँ पर क्या है, तो वर्ब खाना है, क्या है, खाना। खाना यानी हाथ से खाना, तो हाथ से खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, ईट। आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट। अब यहाँ पे नॉट यूज कर दिए, वर्ब यूज कर दिया। अब वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए भी मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप पहले जहाँ पहला वाला वीडियो जाकर के देखिए, आपको समझ आएगा ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम किस पर खत्म हो रहा, खाना खाने पर, यानी बर्तन में जो रखा हुआ है ना, जो हम अपने बर्तन में निकाल कर खाते हैं उसमें हमारा काम खत्म हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं फूड, उसी को क्या बोलते हैं, फूड। तो आई डू नॉट ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। देखिए इसको हम अगर से शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट करें इस रूल को, इस फॉर्मूला को, तो हम इसको लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजंट। क्या पढ़ेंगे, डजंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी को ये डू नॉट जो लिखा हुआ ना, डू नॉट, इसको हम लिख सकते हैं आई डोंट ईट फूड, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए। अब एक मरतबा मैं एक सेंटेंस ऐसा बनाता हूँ जिसमें मैं आपको एक वो जो उस दिन पजेसिव एडजेक्टिव आपको बताया था, पजेसिव एडजेक्टिव के कहाँ पर अपने के लिए माई यूज़ करेंगे, जहाँ कहाँ पर अपने के लिए योर का यूज़ करेंगे, उसका मैं एक सेंटेंस बना करके दिखा देता हूँ। जैसे ऐसे लिखा हुआ हो कि तुम्हारे भाई लोग, तुम्हारे भाई लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हमारे भाई लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो देखिए सबसे पहले ये हम सेंटेंस देखते हैं, सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, ये जुमला कैसा है। तो ताने दिया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस यानी जुमला किस तरीके का है, यानी किसी काम के न करने के बारे में पता चला या करने के बारे में। तो नहीं के जरिए से क्या पता चला, किसी काम के न करने के बारे में। और जहाँ पता चलेगा कि ये इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम फौरन कहाँ जाएंगे, इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस वाले रूल पे। तो रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इसमें देखेंगे, काम करने वाला कौन है, पढ़ाने वाला। नहीं पढ़ाता कौन है, नहीं पढ़ाता कौन है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई। देखिए तुम नहीं हो,
तुम नहीं हो, तुम्हारा भाई है। काम करने वाला कौन है? तुम्हारा भाई। तुम्हारे भाई लोग, अब तुम्हारे भाई लोग जो आ गया, तुम्हारे भाई लोग एक है या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा आ गया। तो ये थर्ड पर्सन, यानी मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं आपके भाई के बारे में बात बता रहा हूँ। तो आपके भाई लोग, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। थर्ड पर्सन यानी एक से ज्यादा है। तो उसके साथ हम अभी बताया, हमने आपको बताया कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज करेंगे? डू का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे भाई लोग। तुम्हारे भाई लोग, ये एक से ज्यादा है तो तुम्हारे की इंग्लिश होती है योर। तुम्हारे की क्या होती है? योर। अब योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई लोग, ये सब क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट हम लिया तुम्हारे भाई लोग। अब सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होता है? डोंट। क्या यूज होता है? डोंट या फिर डजंट। रूल है ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है, रूल है कि डोंट या डजंट का इस्तेमाल करते हैं। डोंट या डजंट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ भी किसका इस्तेमाल करेंगे? डोंट या डजंट का। तो डोंट का क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डोंट। योर ब्रदर्स डोंट, योर ब्रदर्स डोंट। अब डोंट के बाद क्या यूज करते हैं? वर्ड। क्या यूज करते हैं? वर्ड। तो वर्ड यहाँ पे क्या है? काम क्या है? पढ़ाना। क्या काम है? पढ़ाना। तो पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? टीच। टीच क्या होता? टीच। अब ये वर्ड था, वर्ड वन यूज किया। तो योर ब्रदर्स डोंट टीच, डोंट टीच। किसे नहीं पढ़ाते हैं? उसका पढ़ाना, नहीं पढ़ाना किस पर खत्म हो रहा? अपने बच्चों को। किसको? अपने बच्चों को। तो हमने आपको उस दिन वीडियो बताया था कि डियर का इस्तेमाल दे के साथ, यानी जो भी थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो उसके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल जो करते हैं वो क्या होता है? डियर। वो क्या यूज होता है? डियर। जो भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो उसके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? डियर। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डियर का। किसके लिए? अब पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए, यानी अपने के लिए। यहाँ पे अपने बच्चों जो है ना, अपने बच्चों के लिए क्या यूज करेंगे? डियर। क्या यूज करेंगे? डियर चिल्ड्रेन। योर ब्रदर्स डोंट टीच देयर चिल्ड्रेन। तो ये इस तरीके का जुमला है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। और अभी इस तरीके का, क्योंकि हमारा काम है कि मैं जो बताऊं उसको आप भी कर दिखाएं। मैं जो बता रहा हूं उसको आप भी करके देखें, और क्या आपसे बन रहा है नहीं बन रहा। तो मैं इस तरीके का आपको 5 हिंदी में और 5 इंग्लिश में सेंटेंस देता हूँ। आप बनाएं और देखें, चेक करें कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। जो भी बना रहा है आप, जो भी सॉल्व कर रहे हैं, उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे पढ़ाने का मतलब आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको समझ आया होगा और बेहतर लगा होगा। अगर बेहतर लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये 10 सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना करके, इसको सॉल्व करके आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ताकि पता चले कि हाँ, हमने जो समझाया आपको कुछ फ़ायदा इससे ज़रूर हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।